आई से माई सेल्फ सोल्जर स्टोरी टेलर। तो मैंने फर्स्ट टाइम पालमपुर विक्रम बत्रा की कार में देखा है अंकल आंटी के साथ। उस वक्त मैंने ना एक जीवन का एक लेसन सीखा। वो लेसन ये था, वीपिंग इज ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। तो मीडिया वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो वहाँ की ना ज़्यादा कहानियाँ बाहर आई ही नहीं। एक जिंदा इंसान के साथ जितना बुरा आप कर सकते हो ना, वो सब उसके और उसके 5 साथियों के साथ हुआ था। तो आंटी ने तब मेरी तरफ ऐसे देख के कहा था, यही है वो, कैसे चढ़ा होगा वो यहाँ पे, क्या लड़ा होगा। तो बड़ा एक वो इमोशनल सा था कि थी मेजर अजय सिंह जसरोटिया। उनके बारे में बड़ी कम बात होती है, हमारे जम्मू में भी बात नहीं होती। बट इफ़ आई फील कि दिस फैमिली नीड्स मी द मोस्ट, आई शुड बी देयर दैट टाइम। शहीदों की चलो, जो एक फ्रेग्रेंस, जो खुशबू जो आपसे मुझे आई है, वो एक अपने आप में एक बहुत एनर्जेटिक है। नमस्कार, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को आप जितना ज़्यादा लाइक, फॉलो और शेयर करेंगे, ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन होगा, ताकि हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपके तक बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे गेस्ट ला पाएँ। पहले पॉडकास्ट में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा दिखाया जाए जो मोटिवेशनल हो। तो फिर ऐसे में मार्टियर्स की स्टोरी से बड़ा बेहतर मोटिवेशन क्या हो सकता है। कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष भी, रजत जयंती भी इसी जुलाई में हो रही है। तो ऐसे में या तो कोई किताब या फिर डॉक्यूमेंट ही हो सकता है जो कारगिल की इनसाइड स्टोरीज हमें बताएं। मगर ऐसे में हमने एक शख्स की तलाश की जो पिछले 25 सालों से शहीद परिवारों तक जा रहे हैं, उनकी कहानियां सुन रहे हैं और कई कहानियां सुना भी चुके हैं। मगर उनसे मिलना एक अच्छा अनुभव तब होगा अगर हम 25 सालों की उनकी कहानियों को एक ही पॉडकास्ट के ज़रिए आपके तक पहुंचाएं। तो हमारे इस पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं विकास मनहास। 1000 से ज़्यादा मार्टियर्स जो शहीद हैं भारतीय सेना के, और उसमें अधिकतर वो जो कारगिल की वार में शहीद हुए। आज विजय दिवस के 25 साल, सिल्वर जुबली हो गई है, मगर कहानियाँ ज़िंदा हैं और वो कहानियाँ ज़िंदा ही रहेंगी, क्योंकि वो शहीदों की जो शहादत है वो और मजबूत होती है साल दर साल। सबसे पहले तो अपने आप में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं। जब आप इन परिवारों से मिलते हैं, महसूस कैसा होता है, कैसा लगता है आपको? चलो, सबसे पहले आपको आपके इस शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने मुझे कहा कि आई एम द फर्स्ट गेस्ट जिसको आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। अब जो आपने मुझे पूछा कि मुझे कैसा महसूस होता है, अगर मैं ऑनेस्टली आपको एक जवाब दूं, जो मैं आज महसूस करता हूं वो मैं 5 साल पहले नहीं करता था। जो मैं 5 साल पहले महसूस करता था वो मैं 10 साल पहले महसूस नहीं करता था। जो मैं 10 साल पहले महसूस करता था तो वो मैंने 15 साल या 20 साल या 25 साल पहले महसूस नहीं किया। ग्रेजुअली मैंने चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज कारगिल युद्ध के जो सबसे पहले समझो नायक रहे जो युद्ध में गए, मैं कैप्टन सौरभ कालिया की बात कर रहा हूं। आज उनका जन्मदिन भी है। अच्छा। आज ही के दिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 जून। हाँ, आज उनका जन्मदिन है। तो मैं लगभग 2000 या 2001 के आसपास पहली बार उनके परिवार को मिला था। अभी पिछले बार कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ पे गया तो घर में ये वार्तालाप हुआ अंकल आंटी और उनके छोटे भैया के साथ। अब तो भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं, जैसे कि मैं पहली बार कब आप लोगों से मिला हूँ। तो मेरा ये मानना था कि मैं 2001 के आसपास आया हूँ, पर अंकल का कहना है कि मैं 2000 में ही शायद आया हूँ। फिर उनकी ये गेस्ट बुक जो थी पुरानी वाली, वो ढूंढी गई और जो अभी तक का ओल्डेस्ट रिकॉर्ड हमें मिला वो 2001 का है। उस पर डेट भी लिखी हुई है और उसका जो मैंने कुछ 2-3 लाइनें लिखी होंगी उस आज से 23-24 साल पहले, वो भी वहाँ पे मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ भी खींची है।
तो अगर मैं, जो आपका सवाल था कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, तो तब जब मैं पहली बार उनके मम्मी यानी कि विजय आंटी से मिला था, तो अगर मैं कहूँ तो उनका पेन यहाँ पे था, प्राइड कहीं यहाँ पे था, कहीं यहाँ पे था। प्राइड था बट वो कहीं दिखता नहीं था, पेन इतना ज़्यादा विजिबल था। लेकिन फिर मैं समझो 1 साल के बाद फिर गया हूँगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो ग्रेजुअली वो जो पेन था वो थोड़ा 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 नीचे नीचे आता गया, प्राइड आता गया। एक टाइम पे वो बैलेंस था। आज अगर मैं आप ही की बात करूं, आज सुबह भी आंटी ने पोस्ट किया हुआ है अपने बेटे के जन्मदिन को लेके फेसबुक पर। उन्होंने 3-4 लाइनें लिखी हैं उनकी, एक फ़ोटोग्राफ भी पोस्ट की है। तो आज उनका प्राइड इज़ एट द टॉप। पेन, मैं बॉटम वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, पेन इज स्टिल देयर, लेकिन एट ए वेरी ऑन द लोअर साइड। जैसे आपने विकास जी, आप हमें शुभकामनाएं दी, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और हमारे इस पॉडकास्ट का हमने जो नाम रखा है वो है podcast@TNR द न्यूज़ रूम 24 विद डीके यानी कि मैं दीपक खजूरिया। तो ये मेरा एक सपना था कि हम पॉडकास्ट कुछ शुरू करें, और बाई चांस एक हुआ कि हमने जून में चैनल लॉन्च किया, तो जुलाई में कारगिल विजय दिवस आ रहा है, और जब कारगिल विजय दिवस की बात हुई तो हमने सोचा कि ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें कारगिल की बात पूरी हो और साथ ही साथ उन शहीदों की बात हो जो कारगिल के हीरो हैं। तो जब कारगिल की हीरो की बात हुई तो आप एक किताब, एक जीती जागती किताब हैं, क्योंकि आप उन परिवारों से मिल के आए हैं और एक लाइफ स्टोरीज़, आपके पास हज़ारों स्टोरीज़ हैं। अगर आप 1000 परिवारों से मिले होंगे तो 1000 कहानियाँ भी आपके पास हैं। मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि वो सब कुछ जहन में आपके है, सब कुछ आपके दिल में है, जिन परिवारों से आप मिले, उनकी कहानियाँ, उनके इमोशंस, या कहीं डॉक्यूमेंट किया है, कुछ लिखते भी हो, कुछ उसको रिकॉर्ड करते हो? शुरू के दिनों में, जब मैं 2000 में या 2001-2 की बात में, जब मैं उन दिनों में था, तो तब जम्मू में एक न्यूज़ मैगज़ीन हुआ करती थी, J&K रिपोर्टर। वो हमारे भद्रवा से मेरे अंकल ही हैं, रणबीर मनास, उन्होंने वो मैगज़ीन शुरू की थी। तो मैं महीने में ना, वो मुझे कहते थे कि 1 पेज हम तेरे को भी देंगे मैगज़ीन में, तुम लिखना। तो मैं उस पे, जैसे मैंने सौरव के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था। फिर ग्रेजुअली वो समझो फेज़ आउट हो गया। फिर कई सालों तक मैंने समझो कुछ नहीं लिखा। फिर 2010 के आसपास सोशल मीडिया आया, जैसे फेसबुक या बाकी चीज़ें। तो मैं बीच बीच में, रेगुलर नहीं, जैसे कभी कुछ तो मैंने कुछ लिख दिया। फिर आज से लगभग 5-7 साल पहले, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे बुला के ये समझाया कि मुझे रोज़ लिखना चाहिए, सो दैट ये डॉक्यूमेंट हो, ताकि कोई किताब या किसी शेप में वो किताब की बात कर रहे थे, बट मैं किताब के लिए कुछ इतना कन्विंस्ड नहीं था कि मैं शायद कर नहीं पाऊँगा, या आई एम स्टक विद सम अदर थिंग्स। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा किया करो, रोज़ ट्विटर पे एक अपना ट्वीट कर लिया करो, सो दैट कल को अगर तुम मान लो किताब लिखने का एक तुम्हारा मन भी बनता है, तो तुम्हारे पास, तुम्हें उस वक्त याद भी नहीं आएगा जो तुम्हें पता भी है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद मेमोरी चली जाती है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का। तो फिर आई थिंक 2017 या 18 में मैंने, जबकि मेरा ट्विटर का अकाउंट 2010 से है, लेकिन मैंने 17-18 में ही उसमें समझो थोड़ा सा रेगुलर लिखना शुरू किया, और वो रेगुलर होते होते भी मुझे 2-3 महीने लग गए। तो अभी समझो वहाँ पे एक वो कंपाइलेशन सी है। तो अब अगर मैं कोई अपनी पुरानी कोई ट्वीट देखता हूँ, ये देखता हूँ, तो मुझे दिमाग में, और फिर मैं उस एक ट्वीट को एक पेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, जैसे आपने कहा, ये सोशल मीडिया ही है, वट एवर आई कैन पोस्ट ओवर दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंटेशन। 25 साल कारगिल वार को हो गए, विजय दिवस को हो गए, ऐसे ही कहानियों का सिलसिला भी 25 साल से चल रहा है। तो इससे पहले कि मैं इसकी बैकग्राउंड जानूं कि ये शुरू कैसे हुआ, पहले मैं ये जानता हूँ कि 25 सालों में विकास मनहास के जीवन में कितना असर हुआ इस सफ़र का, इन कहानियों का, पर्सनल लाइफ में आपकी। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना,
मैं इतना ज़्यादा इवॉल्व और ग्रो हो गया जो शायद मैं अगर ज़िंदगी में कुछ और करता तो शायद मैं नहीं होता। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, ये ऑफ लेट अभी एक नई सी डेवलपमेंट है, शायद आप दूसरे या तीसरे हैं जिनसे मैं ये बात कर रहा हूँ और आपके माध्यम से शायद और आज बड़े सारे लोग जानेंगे ये बात आएगी। मैंने पेड़ों को देखना शुरू किया है। आई कैन सिट एंड सी ए ट्री फॉर आवर्स टुगेदर बिना बोर हुए। एक पेड़ को मैं देख सकता हूँ। जब मैंने ये बात किसी से की तो उन्हें भी ये बात समझ नहीं आई। अभी मैं आपके पास आने से लगभग 4-5 दिन पहले मैं बटालिक में ही था, जहाँ कारगिल की सबसे अगर मैं कहूँ टफ बैटल्स थी वो बटालिक में ही हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सड़क से इतनी ज़्यादा दूर था कि वहाँ फ़ौज का भी जाना बड़ा मुश्किल था, तो मीडिया वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो वहाँ की ना ज़्यादा कहानियाँ बाहर आ ही नहीं पाई, क्योंकि वो बड़ा ही दुर्गम और बड़ा ही ऊंची पहाड़ियाँ थी। समहाउ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, जिसके बारे में मैंने पिछले 25 सालों में सैनिकों से, परिवारों से, अखबार से, मैगजीन्स में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। या जैसे एलओसी फिल्म में भी बटाली के बारे में दिखाया गया, तो मैंने बड़ा कुछ नाम तो सुने थे पर कभी देखा नहीं था। इस बार जब मैंने वो वहाँ जाके देखा, आप शायद यकीन कर पाए ना कर पाएँ, तो मेरे साथ कुछ सैनिक भी साथ थे जो मुझे लेके गए थे, जो मुझे वहाँ पे सब जो भी मुझे दिखा रहे थे। तो वो मैंने उन सब से कहा कि अगर आप मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। आप सब साथ हो तो मैं ना इस जगह को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहते नहीं यहाँ थोड़ी हाइट भी है, थोड़ा ऐसा वैसा भी है। तो मैंने कहा शायद आप समझ ना पाओ मैं क्या कहूँ, यहाँ मुझे हर पत्थर ऐसा लग रहा कुछ बोल रहा है। हर पत्थर ने यहाँ पे ना जाने उस टाइम पे क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सुना है, क्या कुछ बर्दाश्त किया है। ना जाने कितने पत्थरों ने तो गोलियां भी खाई होंगी, ना जाने कितने पत्थरों के तो टुकड़े भी हुए होंगे, कई कहानी। तो वो शायद अगर मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँ तो शायद ये पत्थर भी ये भी बोल पड़ेंगे। तो ये मैं जिसे कहते हैं ना अभी कि मैं थोड़ा एक अलग सा हो गया हूँ। जैसे मैंने कहा कि अब मैं पेड़ को देखना शुरू करता हूँ। इमोशनल शब्द, मैं इमोशनल बड़ा छोटा सा शब्द है इन सब चीज़ों के लिए। इमोशनल तो हर कोई है। इवॉल्व किया तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कई बार ना हमारे अंदर, जैसे आप एक विकास मनहास, अगर मैं आज आपको पूछूंगा कि विकास मनहास कौन है, तो शायद जो लोग विकास मनहास को जानते हैं, शायद आपके परिवार के लोग भी जो आपको जानते हैं एज ए पर्सन, या बाहर के लोग आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से जानते हैं, शायद वो भी ना बता पाएँ कि असली विकास मनहास कौन है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पेड़ों को देखता रहता हूँ, तो कहते हैं कि जब पीस की शुरुआत होती है हमारे अंदर हम अपने आप को शांत करते हैं अध्यात्म की तरफ, तो हम कई बार सबसे पहले हम कहते हैं बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, हम किताबें पढ़ते हैं, फिर हम पक्षियों को देखते रहते हैं या उनकी चहचहाहट सुनते हैं, उनको देखना, और आखिर में पेड़ आते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल पीसफुल हैं वो पेड़ या पत्थर हैं, और जब हम उनको सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब हमने इवॉल्व किया है अपने आप को। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ आपसे कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में क्रिप करना छोड़ दिया, मैंने ज़िंदगी में परेशान होना छोड़ दिया। जैसे कई बार कोई ऐसी स्थिति भी आपके सामने उत्पन्न हो जाती है कि जो अच्छी नहीं होती, बट फिर मैं अपने आप को उस वक्त ये कहता हूँ चलो अगर यही है तो यही सही। तो वो शायद ऐसे नहीं हो पाता। इन सब परिवारों से मिलके, इनकी कहानियाँ सुन के, फ़ौज का वो सारा कठिन जो वो सब था वो सब देख के, अब मैं एक जिसे कहते हैं ना, एक मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि अब मैं शांत हूँ। मुझे जीवन में बस उतना ही चाहिए कि जैसे शाम को अब एक दाल रोटी तो चाहिए खाने के लिए, बस मेरी अब उतनी ही ज़रूरत बाकी है। या मुझे कहीं घूमने जाना है या किसी से मिलने जाना है तो वहाँ जाने की जो मेरी थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए, तो अब जीवन की वो अवस्था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं, जो हम रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि शुरुआत कैसे हुई। जब 99 में कारगिल वार हुई तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और ये कैसे माइंड में आया कि कारगिल के मार्टियर्स के परिवारों को मिलना शुरू किया जाए, उनके घर विजिट करना शुरू किया जाए? इस सब की शुरुआत कारगिल से 5 साल पहले हुई थी। अच्छा। मैं आपको 1994 में लेके जाता हूँ।
मैं जैसे कि मैं आपके माध्यम से सबको बता ही देता हूँ, मैं भदरवा को बिलोंग करता हूँ। आई वॉज बॉर्न देयर ओनली। तो 94 में जब मैं भदरवा में था तो एक एनकाउंटर में हमारे 7 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब एक और चीज़ है जो शायद सबको भी नहीं पता होगा कि कारगिल युद्ध से पहले पार्थिव शरीर सारे घर नहीं आते थे जिस तरह आज आते हैं। तो अब ये घटना भी कारगिल से 5 साल पहले की थी, भदरवा की ही थी। एक पनेजा गांव है, उसके ऊपर एक छोटी सी पिकेट थी जो यहाँ पे एम्बुश हुआ था। तो हमारे 7 जवान वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब उनका जो अंतिम संस्कार था वो भदरवा में ही हुआ। तो उस अंतिम संस्कार में पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, फौज के लोगों के साथ गांव वाले लोग भी बहुत सारे थे। उनमें से एक मैं भी था। एक उम्र क्या रही होगी? मैं 17 साल के आसपास का रहा हूँगा। तो मैं भी सब गांव वालों के साथ मैं भी उसका हिस्सा था। तो जब वो अंतिम संस्कार के लिए जब वो सब प्रोसेस चल रहा था तो मेरे एक विचार मेरे मन में आया कि जब कभी मेरे परिवार में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कई बार अंतिम संस्कार का डिले हो जाता है। और डिले होने का कारण क्या होता है कि कोई तो हमारे परिवार का सदस्य बाहर है, हाँ अभी आया नहीं है, या कहीं बाहर किसी में, जैसे बेटी की शादी जम्मू में हो रखी है, या भाई बेटा कोई, बहुत संभावित सा रहता है हमारे बड़ा कॉमन है ये। और हम उसका इंतज़ार करते हैं आने का कि जब वो आएगा फिर अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये फिर मुझे लगा इनके भी तो परिवार वाले होंगे, जो एक उस वक्त मैं जो सोच सकता था। तो मैंने वहाँ पास में ही एक जवान जो खड़े थे, जो ड्यूटी पे थे समझो, तो मैंने अपनी ये जो यथास्थिति थी ये उनके सामने रख कि सर ये ऐसे ऐसे है ये वो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्हें लगा कोई छोटा सा लड़का है, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ समझाने की कोशिश की। समहाउ मैं उनकी बात से इतना कन्विंस नहीं हुआ। तो अभी वो बोल ही रहे थे तो मैंने एक और लाइन बोल दी। मैंने कहा सर अगर हम इनको घर लेके नहीं जा सकते तो इनके घर वालों को ही बुला लो, वही यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके आते जाएंगे तो हम अंतिम संस्कार कर लेंगे। आज नहीं किया, कल किया, परसों किया, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो फिर मेरी तरफ देखते हैं। जब वो देखते हैं तो तब मुझे वो एक लाइन कहते हैं कि जो तुम सोचते हो काश ये दिल्ली में कोई सोचे। तो तब मुझे ये लगा कि शायद ये जो 7 जवान हैं इनके परिवार वाले दिल्ली या आसपास के होंगे, यहाँ पे हालात भी बड़े ख़राब हैं, तो शायद कोई वो भी आना नहीं चाहते होंगे। तो जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कई सालों के बाद मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली से शायद उसका मतलब सरकार रहा होगा, वो घर नहीं होगा। तो थोड़ी देर में चिता को दाग लग गया। हमारी भदरवाई में दाग लगने का मतलब होता है आग लग गई, चिता को मुखाग्नि। हाँ, हमारे वहाँ पे कहते हैं दाग लगना। तो जैसे ही वो चिता को समझो दाग लग गया तो मैं ना रो पड़ा। somehow आई जस्ट ब्रस्ट इनटू द टीयर्स। अब जब मैं ज़ोर ज़ोर से समझो रोने लगा तो वो जो जवान जो वह साथ में ही खड़ा था तो उन्होंने जस्ट मुझे ऐसे होल्ड किया, जस्ट टू पैसिफाई मी, जस्ट टू काम मी डाउन। तो उस वक्त मेरा और उनका ना बड़े अच्छे से एक आई कांटेक्ट हुआ। आप थोड़े दूर हैं, वो थोड़ी पास थे, तो उनकी आंखें मैंने देखी। अगर मैं एक अच्छा चित्रकार होता या आर्टिस्ट होता तो मैं आंखें अभी भी ड्रॉ कर सकता था। वो मतलब मेरा कहने का अभी भी मुझे वो याद है, बट मैं वो ड्रा ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वो स्किल नहीं है। तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लाल थी, पानी से भरी हुई थी, पर वो रो नहीं रही थी। मैं रो रहा था। वो शायद उन्हें जानते भी थे, उनके साथ के ही थे, उनको उनका सारा पता भी था, उनका सब कुछ अंदर भरा हुआ, पर वो रो नहीं रहे थे। तो उस वक्त मैंने ना एक जीवन का एक लेसन सीखा। वो लेसन ये था, वीपिंग इज ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। कि रोना भी ना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो हर एक को नहीं मिलता। वो शायद रोने के कगार पे थे, टूट चुके थे, पर यूनिफॉर्म में थे, वेपन के साथ थे। उनकी अपनी और हम सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी थी। जो लोग रात को स्ट्राइक किए थे वो अभी भी वैली में थे, कुछ भी हो सकता था, तो वो चाह के भी रो नहीं सकते थे। फिर जब हम वहाँ से वापस घर की तरफ आए तो रास्ते में मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना इन परिवारों के पास जाना चाहिए
और इन्हें बताना चाहिए कि मैंने अंत में क्या देखा या क्या सुना या क्या हुआ था। हाँ, क्या हुआ था, मतलब कि जो भी था। तो उसी साल मैंने जम्मू में अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था 94 में। तो मैं जब जम्मू आया तो मैंने पुराने अखबार वगैरह यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए। खबर हर अखबार में थी, पर खबर ऐसे थी जैसे सोल्जर्स एम्बोस्ड, 7 किल्ड, सिचुएशन टेंस, रीएनफोर्समेंट सेंट, ऐसे ऐसे कुछ था। इंसिडेंट की कहानी थी, उनकी कहानी गई। जवान का कोई नाम मुझे नहीं मिला, कोई और डिटेल नहीं थी, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया, तो खबरें ना ऐसे तब बड़ी रेगुलर आती थी कि आज पुंछ में कोई जवान मारा गया, आज कुपवाड़ा में कुछ हो गया, या कहीं सुरनकोट में कुछ हो गया, या सोपिया में कुछ हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जब मैं वो खबर पढ़ता था वो मुझे हॉन्ट तो नहीं करता था, पर मुझे प्रिक ज़रूर करता था कि यार वैसा ही कुछ हुआ होगा जैसे मैंने देखा था। ऑलमोस्ट इट मस्ट बी द सेम व्हाट आई हैव विजुअलाइज्ड। तो उसके 5 साल के बाद 99 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें जम्मू के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और जम्मू से मेरी जानकारी के अनुसार 53-54 कैजुअल्टीज़ हमारे जम्मू से ही हैं। और शुरुआती दौर में ही हुई। हाँ, एंड तक भी हमारी थी। तो उसमें से जुलाई 5 को जब टाइगर हिल्स, जो बड़ी निर्णायक लड़ाई रही है कारगिल की, वो जब टाइगर हिल्स कैप्चर की गई थी, मैं बस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, वो जो लास्ट की असॉल्ट टीम थी वो जम्मू के हवलदार मदन लाल थे जिन्होंने उस टीम को लीड किया। वो कुछ 18-19 साल की उनकी सर्विस थी। उनके जो समझो इमीडिएट जूनियर थे वो नायक देवराज जी थे, वो आरसपुरा के थे, और बाकी 4-5 लोग तो उनके बिल्कुल 1-1, 2-2 या 3-3 साल की सर्विस के ही थे, नहीं थे। तो उनमें से एक ग्रेनेडियर उदयमान सिंह थे जो शामाचक ये जम्मू के पास के ही थे। तो जब जुलाई 5 को उनकी शहादत हुई तो 6-7 के आसपास अखबार में मैंने भी मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना। तो अब मेरे पास एक जवान का नाम था, उसके घर का एड्रेस था, जो घर मेरी अप्रोच में भी था, मैं जा भी तब मैं जम्मू में था, मैं जा भी सकता था। तो पर हिम्मत नहीं थी जाने की। तो मैंने समझो अपने एक दोस्त से बात की, यार ऐसे ऐसे हम उदयमान सिंह के घर चलेंगे, ये हुआ था। तो मेरे उस दोस्त का ये पूछना था वो आपका कोई रिश्तेदार था? तो मैंने कहा नहीं मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे। देन ही सेड कि तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह रहा होगा। मैंने कहा नहीं मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं, मैं तो बस ये अखबार में ही पढ़ा। देन ही आस्क्ड मी कि फिर जाना क्यों है? तो मैंने कहा नहीं मेरा मन है, बस मैं जाना चाहता हूँ, कोई काम वाम तो नहीं है। तो उसने कहा ठीक है चलेंगे। तब मेरे पास ना समझो कोई साधन भी नहीं था जाने का, जैसे कोई स्कूटर हो, बाइक हो, तब तो कार समझो एक कल्पना से बाहर की बात थी। तो उसके पास वो था। तो उसने कहा हाँ चलो कल परसों चलेंगे। कुछ दिनों तक मुझे लगा कि ये नहीं जाएगा, फिर मैंने किसी और से बात की, किसी और से बात की, ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। आई रियलाइज्ड कि शायद कोई भी नहीं जाएगा। तो 99 या तो नवंबर का महीना था या दिसंबर था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर अर्ली विंटर्स टाइप का था। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने कहा मैं खुद ही जाता हूँ। तो मैं शामाचक उस गांव में गया, उदयमान सिंह के परिवार से मिला। वो मेरी एक पहली विजिट थी। आपकी पहली विजिट थी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब आप जा रहे थे? उस समय ना कुछ भी नहीं था, बस ये था कि मुझे जाना है। जो 94 में मेरे अंदर था ना कि मुझे इनके घर जाके इनको बताना कि क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था या क्या सुना था, क्योंकि मैं वहीं पे था। वो सारी चीज़ें आपके मन में? हाँ, कि यार अब उनके घर में जा नहीं पाया था। अब ये वो बात होती है, अगर किसी माँ का कोई बच्चा खो जाए ना, अब उसको अपना बच्चा तो मिलता नहीं है, तो जो उसके बच्चे की उम्र के बच्चे उसको जो भी दिखते हैं ना, वो उसको सब लगता है कि वो भी ऐसा ही होगा, वो कहीं यही तो नहीं है। जब आप गए, जब आप उनके दरवाजे पे थे, आपने दरवाज़ा नॉक किया, तो पहला सीन क्या था? कौन बाहर आया? किस? मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो मैं एक मेटाडोर में बैठा, शामाचक तक पहुँचा, अंदर फिर 3-4 किलोमीटर जाना था। वो मैं समहाउ जैसे तैसे उनके घर तक, मतलब कि मैं कोई सुबह 8 बजे के आसपास घर से निकला होऊंगा, तो मुझे 2-2.5 घंटे उनके घर तक पहुँचने में लगी, और मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था। ये बात अच्छी है कि सर्दियों का मौसम था, तो
थोड़ी सी एनर्जी। हाँ, अगर गर्मियाँ होती तो शायद मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता। समहाउ मैं उस गांव तक पहुंच गया जहां मुझे जाना था। तो जिस पहले ही इंसान से मैंने पूछा कि मुझे उदयमान सिंह के घर जाना जो कारगिल में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उसने मुझे कहा कि ये रहा घर उनका, खेतों के बीच में घर था। अगर आप आज शामा चक जाएंगे तो आज तो वो बाज़ार दिखता है, तब तो कुछ भी नहीं था। तब वहाँ पे शायद एक ही दुकान थी जो मुझे याद आती है। तो मैं उस घर के पास गया। तो अब गांव के घर में तब गेट वेट भी नहीं होते थे जैसे गांव में घर होते हैं। तो एक जो दरवाज़ा मुझे दिखा, मैंने उस दरवाजे को नॉक किया। एक शायद 14-15 साल की एक लड़की बाहर आती है। तो वो मुझे पूछेगी हाँ आप कौन हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपकी मम्मी से मिलने आया हूँ। अब ये मैंने क्यों कहा मुझे भी नहीं पता, कुछ तो मुझे कहना था, तो इट जस्ट केम आउट। तो शायद अभी उनके घर लोग आते ही होंगे मिलने ये वो। तो उसने मुझे एक साथ का दरवाज़ा खोल के उस कमरे में बैठने को कहा। उस कमरे का मैं आपको दृश्य बताता हूँ, वो आज भी वैसा ही है। आज भी उस कमरे का दृश्य वैसा ही है, जबकि घर बाकी पूरा बदल गया हुआ है। उसमें कमरे में नीचे दरी बिछी हुई है, दीवारों पे कुछ तस्वीरें लगी हैं और सामने एक उदयमान सिंह की बड़ी सी फोटोग्राफ लगी है। तो मैं जाके दरी पे बैठ गया। थोड़ी देर में आंटी आती हैं, वो जैसे जितनी दूरी पे आप बैठे हैं वो भी मेरे पास आके बैठ जाती हैं और सर ऐसे नीचे रख के बैठ जाती हैं। हाँ, चुप रहती हैं। अब मुझे लगा अब आंटी कुछ बात करेंगी तो मैं कुछ बात होगी। अब मैं भी पहली बार था, कुछ भी नहीं था मेरे, क्या बोलता मैं। लेकिन ना आंटी ने कुछ पूछा ना मैंने कुछ कहा। लगभग 11 बजे के आसपास आंटी वहाँ पे आई होंगी। 1 बज गया, 2 घंटे कमरे में ना कोई बात हुई, ना कुछ हुआ, ना कोई आया, ना कोई गया। उस ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं होता था कि आप मोबाइल देख, कुछ भी नहीं था। बस मैं कभी यहाँ देख रहा हूँ, कभी यहाँ देख रहा हूँ, कभी वहाँ देख रहा हूँ, कभी आंटी की तरफ देख रहा हूँ। आंटी बस ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही। 1 बज गया लगभग। तो 1 बजे आंटी ऐसे थोड़ा सा सर ऊपर करके मुझे कहती है चाय पियोगे। अब मैं सुबह से बड़ा ना, मैंने जैसे कहा कि आई वॉज ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट। तो चाय तो एक मुझे चाहिए, अभी तो चाय चाहिए, तो भूख भी लग चुकी थी तब। तो आंटी अंदर गए, चाय बनने में जितना टाइम लगता है तो वो चाय लेके आए। तो अभी कप लेके जैसे अभी मैंने यहाँ तक ही लाया था, तो आंटी कहती हैं वो तस्वीर देख रहे हो। अब मैं उस तस्वीर की तरफ देखता हूँ। वो तस्वीर क्या थी, वो जो गांव की खाट नहीं होती चारपाई, आंटी उस पर बैठी हुई हैं और उदयमान सिंह उनकी गोद में बैठा हुआ है। और वो कहती हैं जब वो लास्ट टाइम घर छुट्टी पे आया था ना, ये तब की फ़ोटोग्राफ है, कितना सुंदर था ना मेरा बेटा। अच्छा, ये उन्होंने बोला। मैंने कहा हाँ, मैं बस हाँ हुई। अब आंटी 2 घंटे जो वो जितने खामोश थे, अब आंटी बोल रही हैं, बोल रही हैं, बोल रही हैं, बोल रही हैं। मैं बस सुन रहा हूँ, मैं बस हाँ हूँ, मैं कुछ पूछ भी नहीं पा रहा हूँ उनको, ना मैं पूछ रहा हूँ। और 1 घंटा मुझे वो एक कप चाय पीने में लगा, क्योंकि मैं बस सुन ही रहा हूँ और इट वॉज फर्स्ट ये सब कुछ हो रहा है। और वो आपका पहला एक्सपीरियंस था? हाँ, और आंटी ने उसमें एक अपने ब्लाउज में से एक पर्स भी निकाला। वो कहती हैं ये पर्स है जो उदयमान सिंह के ना, हाँ, यहाँ इस वाले पॉकेट में था जब वो लड़ाई में गया था। और बुलेट जो आई है ये डेट हैज़ हिट हिम, उस पर्स में उस बुलेट का छेद भी है और वो छेद करके उसके चेस्ट में गई है। और आंटी ने जब वो पर्स मुझे ऐसे पकड़ाया, ये देखो, उसमें कुछ करेंसी के नोट्स भी थे, कुछ 1-2 कागज़ भी थे, वट एवर ही हैज़ केप्ट इन द पर्स। और उस टाइम पे ब्लड के स्टेन्स भी साफ साफ दिखते थे उस टाइम पे। मैं 99 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो निशान दिखता था कि ये ब्लड का स्टेन है। जब वो मैंने ऐसे हाथ में लिया तो आई कुडंट इवन होल्ड इट दैट प्रॉपरली। एंड शी सेड कि मैं हमेशा इसको अपने पास रखती हूँ। वो वैष्णो माता को बहुत मानता था, माता ने भी उसकी कोई उस वक्त हेल्प नहीं की, माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब तुम्हें लगता कि मुझे माता को मानना चाहिए, जैसे ना ये सारी बातें बोलते जा रहे थे। मैं बस हाँ हूँ कर रहा था। इसमें लगभग 2 बज गए। फिर वो मुझे कहती हैं खाना खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा। आई वॉज वेरी हंग्री दैट टाइम। वो कहती यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, ये उदयमान सिंह का एक कमरा था, उसी में रहता था, ये बड़ा पवित्र कमरा है। तो मैंने कहा, अब वो मुझे मेन जो कंपाउंड है घर के अंदर
वहाँ ले गए। तो वहाँ पे मुझे वो लड़की दोबारा मिलती है जिसने सुबह दरवाज़ा खोला था। तो मुझे पता चलता है कि ये उदयमान सिंह की छोटी सिस्टर है। फिर उसकी एक और भी छोटी सिस्टर है जो उनसे शायद 2 साल या 3 साल छोटी होंगी। अब वो उन्हें बोलती हैं कि आप गरम गरम चपाती वगैरह बना लो। तो जो भी दाल सब्ज़ी बनी थी वो मुझे दी गई, मैंने वो सब खाया। इसमें कुछ 3 साढ़े 3 बज गए, कुछ बातें हुई। तो मैंने कहा आंटी को अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे इतना वापस भी आना था, अब वापस आने का भी एक स्ट्रगल था। तो तब आंटी मुझे पूछती हैं तब वो आपको पूछती है कि कितनी छुट्टी आए थे। अच्छा। मैंने कहा छुट्टी, कौन सी छुट्टी? तो कहती हैं तुम 18 ग्रेनेडियर से नहीं हो, पलटन से नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं पलटन से नहीं हूँ, मैं तो ये तालाब तिल्लो से हूँ, जम्मू से हूँ कि ये। हाँ। तब ना मैं थोड़ा डरना शुरू हो गया कि अभी तक शायद ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। शी मस्ट बी थिंकिंग कि मैं यूनिट की तरफ से आया हूँ, उन्होंने भेजा होगा। तो अब ये मुझे, मैं तो वो हुई और मैं था भी नहीं। तो तब तक ना वो आंटी मेरे से ना हिंदी में बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने कहा ये मैं तालाब तिल्लो से आया हूँ, मैं जम्मू से हूँ, तब उन्होंने मुझे समझो डोगरी में पूछा फिर कैली आए। तब ने मैं थोड़ा और घबरा गया कि अब मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था जाने का, कोई पर्पज़ भी नहीं था जाने का। पर मैंने ना वो अखबार की कटिंग काट के रखी थी जो जुलाई की थी, कि जैसे उदयमान सिंह जो भी कुछ तो था, मैंने ना वो जेब में डाल के लेके गया था। मैंने वो निकाली, मैंने कहा आंटी मैंने ना ये अखबार पढ़ी थी, तो मैं तब से आपसे मिलना चाहता था। आने का कोई मकसद नहीं था, कोई पर्पज़ नहीं था कुछ। और मैंने ऐसे ना बाकी जितना डरा हुआ इंसान होता ना, बाकी हाँ, एक उम्र भी कम थी, तो मुझे लगा पता नहीं अब कहीं हु नोस ये कौन आ गया, क्यों आ गया, 4 लोग आके मुझे पूछेंगे, एक होता ही है ना। तो आंटी ने मुझे कहा अच्छा किया तुम आए, फिर दोबारा आना। तो उन्होंने मुझे बड़ा ना कम्फर्ट, बाकी शी कुड फील कि मैं डर गया हूँ, कि मैं घबरा गया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अपने जैसे बड़ा अच्छा किया। आई विश कि वो जितने कैमरे अभी लगे उस टाइम पे अगर वो मोमेंट रिकॉर्ड हुआ होता ना। मैं डरा हुआ हूँ एंड शी बीइंग इन सो डीप पेन ऑफ हर सन ओनली, बट दैट टाइम मेरे डर ने उनको इतना वो किया कि वो मुझे अब कंफर्टेबल कर रही हैं कि नहीं बेटा अच्छा किया कि तुम आए, ये किया वो किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। और तब से लेके जैसे मैंने कहा कि जुलाई 5 को मैं फिर उनके घर जाऊंगा। 25वां बलिदान दिवस है, अब उनके घर पे रामायण पाठ भी होगा, वो हम कई सालों से हो रहा है। अना साहब, वो पहली जर्नी आपने बताई कि पहला इंसिडेंट, पहला परिवार जिससे आप मिले, उसके बाद फिर ये लगातार चलता रहा। फिर मैं दूसरे, अब मुझे ना एक और मैं यहीं पे एक चीज़ कहूँगा आपसे, मुझे अभी तक ये यकीन नहीं है कि मैं दूसरे किस परिवार से मिला हूँ। अच्छा, मुझे याद ही नहीं है। मुझे 5-6 नाम लगते हैं कि शायद ये भी था, ये भी था। तो आई डोंट वांट टू पिक एनीवन बिकॉज आई एम नॉट श्योर। पर फिर क्या हुआ, जैसे जम्मू के ही बड़े सारे थे, फिर मैं दूसरे से मिला, तीसरे से मिला, चौथे से मिला। फिर उन दिनों जैसे मैंने अभी सौरव की बात किया, जो उनका जन्मदिन था, तो पालमपुर से एक और जो कारगिल का सबसे बड़ा नाम था वो क्या, फिर आप स्पेशली जाया करते थे? यस। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो फिर मैं पालमपुर गया 2000 के आसपास। वो मेरी हिमाचल की फर्स्ट विजिट ऑफ माई लाइफ थी। उससे पहले मैं कभी हिमाचल गया ही नहीं था। मेरे पास बस इतनी जानकारी थी कि हिमाचल से कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जिनको हमने टीवी पे देखा था, ये दिल मांगे मोर, जो आपने भी देखा होगा। तो अब मेरा ये था कि मुझे ना इनके घर जाना चाहिए। और सौरव कालिया भी वहाँ का है, पालमपुर के। हाँ, वो भी थे। और एक और सुधीर वालिया के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वो भी पालमपुर के हैं। तो मैं पालमपुर जाता हूँ, इनको ज़रा मिल आता हूँ। तो मैं, ये बड़ी फ़नी सी कहानी है, मैं ये भी आपको सुनाता हूँ। तो मैंने जम्मू बस स्टैंड पे मैं आया कि मुझे पालमपुर जाना है, मुझे बस में मैं जाता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा डायरेक्ट बस तो एक ही जाती है, वो सुबह सुबह चली गई है, तुम यहाँ से एक बस में बैठो, वो पठानकोट तुम्हें उतार देगी, फिर पठानकोट से तुम पालमपुर चले जाना। अब मैं जिस बस में बैठा, कोई हरियाणा रोडवेज़ की बस थी कि अभी पठानकोट बस स्टैंड आएगा, क्योंकि वो मुझे याद था। वो बस बाईपास जा रही थी, वो ऑलमोस्ट होशियारपुर तक पहुंच गई, तो मैं उतरा ही नहीं। और वो कंडक्टर आके मुझे बोलता है तुम्हें तो पठानकोट तक के ही पैसे थे, तुम उतरे ही नहीं। तो मैंने कहा पर अभी तो पठानकोट आया ही नहीं। कहता हम तो होशियारपुर पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा पर बस स्टैंड तो आया ही नहीं। अब मैं भी अपनी तरफ से, हाँ, वो कहता नहीं ये बाईपास ही रुकनी थी। फिर उसने मुझे अगले किसी स्टॉप पे उतारा, फिर वहाँ से मैं वापस बस में बैठ के पठानकोट आया। फिर वहाँ से मैं एक और बस में बैठ के शाम तक मैं
पालमपुर पहुंचा। तो जब मैं पालमपुर पहुंचा मेरे पास ना दोनों परिवारों के ना एड्रेस नहीं थे, बस इतना ही था कि ये पालमपुर के हैं। तो अब एड्रेस भी कहीं से तो पता करना था। तब तो फ़ोन, जैसे मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, शायद लोगों के पास भी नहीं होते ही नहीं थे। 99 की बात कर रहे हो, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं जब बस स्टैंड पे उतरा तो मैं एक टी स्टॉल पे गया। तो मैंने उस टी स्टॉल वाले से ना कोल्ड ड्रिंक ली कि थोड़ी बात करने के लिए कुछ। तो मैंने उसे कहा कि मैं ये सौरव कालिया का घर आपको पता कहाँ है? तो वो कहता कि आप किसी भी ऑटो वाले को पूछो, वो आपको छोड़ देगा, एड्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरी एक और बात, अब ऑटो में जाना पड़ेगा। अब ये ऑटो वाला कितने पैसे लेगा, क्योंकि इतने पैसे होते भी नहीं थे, और ऑटो जैसे बाहर वाल देखे थोड़े ज़्यादा ही पैसे मांगेगा। उस आदमी ने मुझे एक लाइन कही थी, कहता ऑटो वाला आपसे ना ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, और अगर आप उसको बोल दो ना मेरे पास इतने ही है, वो उतने में ही छोड़ देगा। तो आप उसके कोई दोस्त वोस्त है? अब उसने ऐसे ही मेरे से पूछा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उसका दोस्त तो नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे जम्मू से आया हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ। तब उस टी स्टॉल वाले ने मुझे एक कहानी सुनाई, आप अलो करेंगे तो मैं वो भी सुनाना चाहूँगा। तो वो कहते हैं कि जब सौरव कालिया का पार्थिव शरीर आना था पालमपुर, वो 22 दिन का जो उसका टॉर्चर था आप सबको पता होगा, उसकी तो आंखें भी निकाल दी गई थी, कान के ड्रम तोड़ दिए गए थे, उसकी हर हड्डी टूटी हुई थी। एक जिंदा इंसान के साथ जितना बुरा आप कर सकते हो ना, वो सब उसके और उसके 5 साथियों के साथ हुआ था। अब उसके जब वो बाद में जब बॉडी हैंड ओवर की गई तो पठानकोट तक उसकी बॉडी बाई एयर आई थी। अब पठानकोट से पालमपुर तक वो बाई रोड आनी थी। अब पालमपुर के लोगों को पता चल गया कि आज सौरव कालिया की डेड बॉडी आज आएगी। तो अब वो मुझे टी स्टॉल वाला सुना रहा है, वो कहता कि पूरा पालमपुर उस दिन बंद था, किसी ने दुकान नहीं खोली थी, कुछ नहीं खोला था, और लोग जिनको था कि जैसे मेरी ये जो सड़क है यहाँ से भी उसको जाने का वो रास्ता था, तो मैं भी अपना टी स्टॉल बंद करके यहाँ बाहर खड़ा था, और कई लोग दोनों साइड्स पे खड़े थे। अब जो टाइम दिया गया था कि लगभग इतने बजे तक बॉडी पहुँचेगी, तो वो 2-2.5 घंटे लेट आई थी, क्योंकि वो जब पठानकोट से आ रही थी तो वो जहाँ पे भी वो आ रही थी तो लोग मतलब कि हाँ वो चल ही नहीं पा रही थी। कहता यहाँ पे एक लेडी अपने छोटे से बच्चे के साथ वो भी यहाँ खड़ी थी। अब जून का महीना था, जून महीने में वो बॉडी समझो उसकी घर आई थी, तो अब वो भी देख रहा था। तो अब वो गर्मी थी, धूप थी, तब वो बच्चा जो छोटा सा था ना, वो बार बार अपनी माँ को ना पानी के लिए बोल रहा था, प्यास लगी है प्यास लगी है। तो उसकी माँ उसको थोड़ा बहुत पैसिफाई करती थी, बट टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया था। तो एट वन टाइम वो बड़ा क्रैंकी सा हो गया, वो बड़ी ज़्यादा जिद पे आ गया कि मुझे पानी चाहिए, ये चाहिए। तो उसकी माँ ने उसको ऐसे सड़क पे खड़ा करके उसको ना 4-5 जोर से थप्पड़ मारे सबके सामने। एंड शी सेड टू हिम, जो बच्चा शायद बहुत ही छोटा था, कि वो लड़का 20-22 दिन इतना कुछ बर्दाश्त करके आ रहा है, तेरे से प्यास बर्दाश्त पानी के बिना थोड़ी देर नहीं खड़ा रहा जा रहा। तो वो कहता उस बच्चे ने क्या समझा हमें नहीं पता, उसके बाद वो भी चुपचाप वहाँ खड़ा रहा जब तक वो बॉडी वहाँ से निकली नहीं। तो फिर मैं वही जैसे उसने कहा था, मैंने जिस ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा जी मुझे सौरव कालिया के घर जाना है। उसने शायद कुछ 15 के रुपये मेरे से लिए थे, उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। फिर मैंने सौरव के, वो मेरी फर्स्ट विज़िट थी आंटी के पास, फिर मैंने उन्हीं से कहा कि मुझे विक्रम बत्रा के घर भी जाना। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अंकल तुम्हें वहाँ मिलेंगे, जो उनका जो पेट्रोल पंप तब बन रहा था, अभी उनको अलॉट हुआ था, तो वहाँ पे जेसीबी वगैरह उस साइट पे थी, अंकल वहीं पे होंगे और आंटी स्कूल में होंगे, घर पे कोई नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कहाँ पे जाना है। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जेसीबी ही उस पहाड़ को थोड़ा सा खोद रही थी जहाँ पे आज कैप्टन विक्रम बत्रा पेट्रोल पंप है। तो जब मैं अंकल के पास गया तो हमारे पास बैठने के लिए वहाँ 2 कुर्सियाँ भी नहीं थी, वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक कार थी मारुति 800 जो विक्रम बत्रा ने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की थी। फिर उस कार में हम दोनों बैठे, अब कहाँ बैठते। तो उसमें अंकल ने मुझे बड़ी सारी बातें विक्रम बत्रा की बताई। फिर वो बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि आओ अब आंटी का भी स्कूल से आने का वक्त हो गया है, आंटी को लेके घर चलते हैं। अंकल भी 10+2 हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन विक्रम बत्रा के जाने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। पर आंटी तब अभी भी स्कूल एज ए स्कूल टीचर जाया करते थे। फिर हम वही कार में लेके, तो मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं विक्रम बत्रा की कार में बैठा हूँ, एक प्राउड भी, हाँ बड़ा फील।
और वो हम एक जगह गए जहाँ से हमने आंटी को पिक किया। फिर आंटी जब हम बैठे तो अंकल ने आंटी से बताया कि ये विकास हैं, ये ऐसे ऐसे आए हैं। तो आंटी कहती हैं कि फिर विकास पहली बार तुम आए होंगे हिमाचल? मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो अंकल को बोलती है फिर घर जाने से पहले थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं, इसको थोड़ा पालमपुर का एक सीधा घर क्यों जाना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम पालमपुर विक्रम बत्रा की कार में देखा है अंकल आंटी के साथ। फिर एक जगह वहाँ एस्टेट के पास ठंडे पानी का एक चश्मा टाइप का था या नलका था, वहाँ से पानी भरा गया कि यहाँ पानी बहुत अच्छा है। फिर मैं अंकल आंटी के घर गया तो वहाँ मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया। तो जब मैं वापस आ रहा था तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक J&K रिपोर्टर मैगज़ीन थी, मैं उसमें कुछ कुछ लिखा करता था, अब मुझे ये भी लिखना था। तो अब मैं एक विक्रम बत्रा की फ़ोटोग्राफ चाहता था कि एक फ़ोटोग्राफ भी हो। हाँ, तो आंटी से मैंने कहा आंटी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। आंटी ना बड़े सेप्टिकल से हो गया। अब उस ज़माने में डिजिटल तो था नहीं कि मेल कर देंगे या मैं फ़ोटो ले लूँगा। अब उनके पास जैसे कुछ फ़ोटोग्राफ कुछ जो उनके पास थे। तो मैंने कहा आंटी, इससे पहले आंटी कुछ बोलते, मैंने कहा आंटी मैं आपको ना फ़ोटोग्राफ वापस करने आऊँगा, मैं आपको वापस दे दूँगा। तो आंटी को शायद थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट टाइप हो गया। तो एक फ़ोटोग्राफ उन्होंने ना मुझे फिर भी बड़े दिल पे पत्थर रख के दी और ये क्या कि इसको ना वापस देने आना। मैंने कहा आंटी मैं इसको ले जाऊँगा, हम इसको प्रिंट करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर मैं वापस देने आऊँगा। अब सेकंड डे जब मैं वापस आ रहा था, ये भी बड़ा फनी सा इंसिडेंस है। मेरे पास एक छोटा सा, रात को आप उन्हीं के घर पे रुके? रात को मैं सौरव के घर पे रुका। हाँ, तो मैं खुद बोला या आप? उन्होंने ही कहा था कि फिर रात को हमारे पास ही आना। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो बैग था ना एक छोटा सा मेरे पास, जिसमें मैं एक पजामा ही लेके गया था, एक नाइट स्टे तो था। तो जब मैं नेक्स्ट डे एक बस में बैठा, फिर वही बस मुझे पठानकोट तक जम्मू तक आना था। तो बस ना एक योल कैंट आता है, वहाँ पे एक बस स्टॉप है, तो बस वहाँ पे आके रुक गई। अब जैसे मैं भदरवा को बिलोंग करता हूँ, जब भी जम्मू भदरवा जाते थे ना, भदरवा से जब बस डोडा पहुँचेगी हम सारे उतरते थे, चाय शाय पीते थे, फिर बटोत आते थे, खाना वाना खाते थे, अधमपुर में आएंगे फिर चाय पियेंगे, सब ऐसे ही होता था। लेकिन जब वो बस योल पहुँची तो मुझे लगा वैसे ही होगा, बस रुकी है। तो मैं बस से उतरा और मैं एक वहाँ पे जो चाय बेच रहा था आदमी, मैंने एक चाय का कप ले लिया। सडनली मैंने देखा बस स्टार्ट हो गई। मैं क्या हो सकता है कि बस आगे पीछे कर रहा होगा जैसे कुछ, बस सड़क पे आ गई। मैं तब भी चाय पी रहा हूँ, बस चल पड़ी। तो मैंने उसको बोला बस क्यों गई? कहता वो तो चली गई। अब मैंने वो चाय का कप आधा वहीं पे रखा, अब मैं बस के पीछे दौड़ रहा हूँ। मैंने उस चाय वाले को शायद पैसे भी नहीं दिए। आई स्टार्टेड रनिंग। भागने का ये था कि वो जो बैग था ना, बैग में वो कैप्टन विक्रम बत्रा की फोटोग्राफ बस में ही था, वो फोटोग्राफ पड़ी थी। अब मैं यार बस गई, फोटो गई, मैं आंटी को क्या बोलूँगा। अब मैं दौड़ के ऐसे बाहर तक आया हूँ, ऐसे हाँफ रहा हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ मैं। आप समझ सकते हैं कि क्या था। तो वहाँ पे ना बाहर टैक्सी स्टैंड है, जो आज भी है बस स्टैंड के बाहर। तब वो मारुति ओमनीज बड़ी ज़्यादा चलती थी। तो वो जो 2-3 ड्राइवर वहाँ खड़े थे, एक मुझे ऐसे बोलता है बस छूट गई। मैंने कहा बस छूट गई, उसमें मेरा बड़ा ज़रूरी सामान था। कहता मैं तुम्हें बस पकड़ के देता हूँ, 100 रुपया लूँगा, बस जहाँ मर्जी मैं पकड़ूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास खैर पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, पर मैं देखा 100 रुपया तो था ही जेब में। मैं उस वैन में बैठा, उसने 1.5 किलोमीटर में ही या 2 किलोमीटर से पहले ही, वैसे बस ऐसे घूम घूम के नीचे ही जा रही थी, उसने बस के आगे वो रोक ली, मुझे उतारा। ड्राइवर कहा तुम सवारी छोड़ के जा रहे हो। मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने सबसे पहले वो बैग निकाला और वो फोटोग्राफ देखी, फिर मुझे शांति हुई। उसके बाद जब मैं 4-5 महीने के बाद जब आंटी के वहाँ पे गया, वहाँ जाके मैं देखा आंटी ने सेम फोटोग्राफ की ना 8-10 कापियाँ और बना के, जैसे वो फोटोग्राफर ने बना के दी होंगी। तो मैंने कहा आंटी आपने तो ये, आपने अगर यही सब कुछ करना था तो आप मुझे पहले बोलते। मैं इतना भागा, 100 रुपया मेरा वहाँ टैक्सी में लग गया और जो मेरे जान निकल गई थी। चलो दैट इज़ द ऑन द लाइटर साइड। सो दिस वाज माय इनिशियल विजिट्स। मतलब साहब एक चीज़ पूछूंगा कि 1000 के करीब परिवारों में आपने विज़िट किया, जो शहीद परिवार थे, उसमें से कारगिल के भी 500 के करीब होंगे। किसी परिवार ने कभी आपको कोई एडमेंट बिहेव हुआ या ऐसा हुआ कि क्यों आए हो जब तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है? कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस भी रहा? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अगर मैं इंडिया की ही आपको बात करूं, हमारा तो कहना ही अतिथि देवो भव। और मैं जब किसी भी परिवार के पास जाता हूं ना,
जैसे अगर मैं कोई दरवाज़ा खटखटाऊँगा, अब पहली बार जाओ तो आप तो जानते भी नहीं हो किसी को। जब मुझे कोई भी पूछता ना कि आप कौन हो, किसके पास आए हो, तो मैं उसी जवान का नाम लेता हूँ जिसके मैं घर गया होता हूँ। जैसे जी मैं से बात करूँगा, ये कैप्टन सौरभ का ही घर है ना, अब वो तो हाँ ही कहेंगे, घर तो उसी का ही है जी। मैं बस उन्हें श्रद्धांजलि। 25 साल में इतने परिवारों से मिलना, कितनी मतलब एक परिवार से ऑलमोस्ट कितनी बार आप मिले होंगे और एक रिश्ता कैसा बन गया? क्योंकि मैं आपकी बातों से देख रहा हूँ, आपने कहीं भी मिसिस बत्रा या मिस्टर बत्रा या मिसिस कालिया नहीं कहा, आंटी ही कहा, अंकल ही कहा। तो मुझे लगता है कि आपका एक जैसे एक हम अपने रिलेटिव्स के साथ हमारा रिलेशन होता है, शायद उससे भी गाढ़ा एक परिवार वाला रिश्ता आपका इन परिवारों से बन गया है। वो देखो बाई डिफ़ॉल्ट ही हो गया। अब आजकल फिर भी कुछ और लोग सोशल मीडिया में देख के पढ़ के इन लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब मैं शुरू में जाया करता था कोई था ही नहीं था, जब कोई जाता था तो ले दे के एक मैं ही था जो उनके घर आता था, कभी 3 महीने में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार, जो बड़ी दूर है तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार। तो मैंने ये मिस्टर मिसिस कभी कहना मुझे कभी आया भी नहीं, जुड़ाव भी हो गया। हाँ। अब जैसे अब किसी के घर जाओगे तो वो समझो आंटी ही हैं, वो अंकल ही हैं, अगर कोई घर पे सिस्टर है तो वो दीदी ही हैं, भाई है तो भैया ही हैं, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ही उन्होंने भी मुझे वैसे ही ट्रीट किया। पर एक फ़नी सी बात कहता हूँ मैं आपसे, परिवार कुछ ऐसे भी हैं जहाँ सोल्जर की जो मदर है वो भी मुझे भैया बोलती हैं, जो सोल्जर की वाइफ है वो भी मुझे भैया बोलती है, और जो सोल्जर का बेटा है वो भी मुझे भैया बोलता। फिर मैं कहता हूँ तीनों जन पहले डिसाइड कर लो मैं भैया किसका हूँ, आई कांट बी ऑफ ऑल द 3। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे उन परिवारों में जो, क्योंकि अब 25 साल एक लंबा अरसा होता है, एक दूसरी जनरेशन आ जाती है। तो अब कई बच्चों को उनके परिवारों में आपने पैदा होते देखा होगा, बड़े होते देखा होगा। कुछ बच्चे तब छोटे होंगे जिनकी शादियां भी हो चुकी होंगी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई होगी। कुछ बुजुर्ग होंगे जो आज इस दुनिया से चले गए होंगे। तो उन परिवारों के उस खुशी और गमों में भी आप शामिल होते रहे हैं? यस, पहले फिर भी थोड़ा मुश्किल था शुरू के 10 सालों में, 15 सालों में। पर अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जैसे व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया या बाकी चीज़ें आ गई, कम्युनिकेशन रखना और सबके साथ नेटवर्क रखना बड़ा इजी हो गया, बड़ा इजी हो गया। तो अब जैसे अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं कांता आंटी की बात कर रहा हूँ जिनसे मैंने फ़ोटोग्राफ ली थी, अभी लगभग 2 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के कमल कांता आंटी जो थे, तो उनका निधन हो गया। जैसे अनुज नायर के पिताजी का भी निधन हो गया। तो अब ऑफ कोर्स 25 साल बहुत लंबा टाइम है, जनरेशन्स वाइप आउट हो रही हैं, नए लोग आ गए, नए बच्चे आ गए। कई बच्चे तो जैसे आपने कहा मेरे सामने ही समझो पैदा हुए, आज वो मेरे से भी लंबे हो गए, बड़े हो गए। उनके लिए तो आप जैसे उनके एक बहुत नज़दीकी होंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे वो वाली कनेक्टिविटी रखी होगी कि उनके पिता या उनके भाई या उनके बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब उनके लिए तो ये है कि ये कोई तो है जो आता जाता रहता है, मिलता रहता है, सब कुछ है। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा की एक नीस हैं, मैं उनके साथ इंस्टाग्राम पे शुरू में मिला, तो अब उन्होंने मुझे एक दिन कहा था कि यार तुम्हारी तो फ़ोटो नानू के साथ हमारे से पहले टाइम की है। तो फॉर देम अभी ये कोई है, हाँ, कि कोई बहुत क्लोज है। एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट हाँ ये कोई है जो हमारे घर पे आता है, ऐसा वैसा है। हमारी मम्मी भी इसके बारे में बड़ी अच्छी बातें करती है, हमारी नानी को भी ये जानता है, हमारे सबको ये जानता है, पर कोई तो है। ये सारे विजिट जो आपके हुए, इसमें आपके परिवार का रोल क्या रहा? जैसे आपके माता पिता, आपके बहन भाई, फिर आपकी शादी हुई होगी तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब चीज़ को वो कैसे देखते हैं? अब जब मैंने शुरू में जाना शुरू किया ना तो मैं किसी को बताता नहीं था। जैसे जब मैं उदयमान सिंह के घर गया, यहाँ गया, तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चला। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उनको मैक्सिमम को तब पता चला जब फेसबुक आया। जब हम सारे फेसबुक पे कुछ पोस्ट करने लगे, जब मैंने शुरू की 1-2 कहानी पोस्ट की तो उनको लगा शायद ये इसका कोई पहचान वाला होगा, शायद ये उसका है।
फिर ग्रेजुअली उन्होंने पूछा। मेरे मोहल्ले की अगर मैं बात करूं, जो मेरा मोहल्ला है जहाँ पे मैं रहता हूँ, लास्ट ईयर NDTV ने मेरे पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो मेरे मोहल्ले में कोई रहते हैं, उन्होंने वो NDTV पे देखा और उसके 1-2 दिन के बाद जब वो मुझे वहाँ घर के बाहर मिले, वो कहते हैं विकास तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम इतने शहीद ये परिवारों के सब साथ भी जुड़े करते हो, हाँ। जबकि वी स्टे इन द सेम लेन, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, लोगों को ना ये तब पता चलना शुरू हुआ जब मुझे करते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कईयों को तो 22 साल के बाद पता चला, जो मुझे बहुत पहले से जानते थे। और आज भी शायद कई लोग होंगे जो इस चीज़ को जो नहीं जानते। तो जब भी उन लोगों को पता चला, जब भी उन लोगों को ये समझ आई, जैसे अगर मेरे पिताजी ही हैं या मेरे घर के बाकी लोग हैं, तो उन सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। सब ने कहा कि नहीं तुम। आपकी भी बैकग्राउंड आर्मी से रही है? नहीं, मैं सिविलियन ही हूँ, बट अगर कहूँ तो मैंने भी NDA CDS के एग्ज़ाम्स अपने लाइफ टाइम पे दिए थे, पर समहाउ आई कुडंट मेक इट। बट ठीक है, भगवान ने जिस तरह मुझे फौज से जोड़ना था उन्होंने मुझे जोड़ दिया। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मतलब आज ये माने कि आप कम से कम 1000 शहीद परिवारों से तो जुड़े हैं। आप क्या इसके अलावा बहुत सारे सर्विंग ऑफिसर्स के भी टच में आए होंगे? जैसे आप कभी उनकी यूनिट्स में जाते रहे या बाकी जगह, तो उनके साथ भी टच एक कंटिन्यू हुआ होगा? बाय डिफ़ॉल्ट फिर टच बन गया। जैसे कई बार आप किसी यूनिट के बारे में, किसी जवान के बारे में अगर लिखते हो तो उसका जो साथी होता है तो वो कई बार बड़ा अच्छा लगता है उसको। तो फिर कुछ लोगों ने जैसे मुझे DMs भी लिखे कि आई वॉज आल्सो पार्ट ऑफ द सेम ऑपरेशन जिसके बारे में आपने लिखा। फिर कई बार हमारी जानकारी इतनी करेक्ट नहीं होती, फिर देन दे विल करेक्ट मी आल्सो कि विकास ये ऐसे यहाँ पे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। फिर कई बार मैं किसी के बारे में लिखना, अब जैसे अब उनके साथ एक बार DM हो गया, अब मुझे पता चल गया कि टच में आ गया आगे। फिर कई बार उसी यूनिट के मैं किसी और के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ जो नहीं मिलता था, फिर मैं सर से दोबारा बात करूँगा, सर आप मुझे इनके बारे में भी कुछ देंगे क्या? फिर उन्होंने दिया। फिर जब मैं लिखता गया थोड़े लोग ज़्यादा जुड़ते गए। फिर कई बार कुछ ऑफिसर्स या कुछ लोग फैमिली वाले मुझे सामने से भी कनेक्ट करने लगे कि आज मेरे एक यूनिट ऑफिसर का बलिदान दिवस है, या हम तुम्हें देखते हैं कि तुम फैमिलीज़ को मिलते हो, मेरा भी एक कोर्समेट है, ये उसकी मम्मी का नंबर है, तुम आंटी से भी एक बार बात कर लो। फिर आपको लोग अप्रोच करना शुरू हो गए? यस, फिर एक ऐसा भी हुआ। अच्छा, ये जो शहीद परिवारों से आपका टच है या आपका रिश्ता है, तो ये सिर्फ आपकी तरफ से है या वहाँ से भी कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं? वहाँ से भी आती हैं। तो एक रिश्ता बन गया है, बहुत अच्छे से बना। वो सारे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, दे ऑल टेक केयर ऑफ मी वेल। किस परिवार से सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं आप? देखो ये सवाल ना बड़ा अजीब सा है अजीब, मगर मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे मुझे ये लगता है, शायद आप मुझे करेक्ट करना, कि जैसे आप किसी को मिलने गए तो उस परिवार ने बोला चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चाहते थे, हमने दे दी और एक रिश्ता बन गया। कुछ ऐसे भी परिवार शायद रहे होंगे कि जिनको वाकई में किसी एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी और आपके जाने से या आपके मिलने से वो मिल गई, तो शायद वो नज़दीकी कुछ ज़्यादा बढ़ी। कुछ ऐसा हुआ कभी? चलो मैं ये सारे वर्ड्स आपके इस्तेमाल नहीं करूँगा जो आपने कहे। लेट मी टेल यू वन थिंग, अब इतने सारे परिवार हैं, सबके पास आप बार बार नहीं जा सकते, मैं आई विल एडमिट माई सेल्फ। तो मैंने ना एक प्रिंसिपल सा अपने लिए बनाया कि जिस वक्त मुझे लगे अगर 4 परिवार हैं पाइपलाइन में जिनके पास मुझे जाना है, जिसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे लगता हो सकता है कि उनको ना हो, बट इफ़ आई फील कि दिस फैमिली नीड्स मी द मोस्ट, आई शुड बी देयर दैट टाइम। तो सारे मेरे क्लोज हैं, मैं जहाँ तक पहुँच सकता हूँ, जहाँ तक जा सकता हूँ मैं जाता हूँ। मैं सभी के साथ घूमता हूँ, वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल किया हुआ है। मैं सभी के घरों में जाता हूँ, रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। वट एवर आई कैन डू, आई डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट। अब मेरा ये कहना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इनको कम करता हूँ, देयर इज़ नो वेरिएशन लाइक दैट। फॉर मी दे ऑल आर इक्वल। बट कई बार क्या होता है, जैसे अब जो परिवार जम्मू में ही है, जम्मू के आसपास है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके घर जाना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है
क्योंकि मैं जम्मू में ही हूँ। कई बार मैं शाम को समझो आधे घंटे के लिए भी आपके पास आ गया, आप समझ गए ना। अब जो परिवार दिल्ली में है वो थोड़ा आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर दैट, जो महीने या 2 महीने में एक ही बार होगा। फिर जो समझो साउथ वाली साइड चला गया वो साल में एक ही बार होगा। लेकिन वो जो साउथ वाला परिवार है वो भी मेरा उतना ही क्लोज है जितना कि दिल्ली वाला परिवार है, जितना कि मगर मैसेज पे, फोन पे, मेल पे कनेक्टिविटी रहती है। मैंने वही कहा ना, टेक्नोलॉजी प्लेड ए वेरी अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये सारा इतना कंपाइल करके या एक साथ चलाना शायद पॉसिबल नहीं होता। 25 साल अब हो रहे हैं कारगिल विजय दिवस को। इस दौरान हर साल जो है विजय दिवस कारगिल में मनाया जाता है, क्या आप वहाँ भी जाते हैं? मैं लास्ट ईयर भी कारगिल विजय दिवस पे जो 24 था आई वॉज देयर। और मैं चलो आपके माध्यम से बोलता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कारगिल विजय दिवस अच्छा, 23 साल आप वहाँ नहीं गए? नहीं गया, पर 26 जुलाई वाले दिन समझो नहीं जा पाया, तो लास्ट ईयर मैं वहाँ पे था। और एक ये आप भगवान के संयोग कहो क्या कहो, ग्रेनेडियर उदयमान सिंह के मम्मी पापा भी पहली बार 26 जुलाई को वहाँ पे पिछले साल थे। तो हम तीनों जन की एक वहाँ फोटोग्राफ है। अगर आप कभी द्रास गए हो आपने देखा होगा, उस वॉर मेमोरियल से सामने टाइगर हिल्स दिखती है। और ये वही टाइगर हिल्स थी जहाँ ग्रेनेडियर उदयमान सिंह लड़े थे। तो मैंने आंटी को यही, तब तक आंटी को भी फौज वालों ने बताई दी थी कि ये वाली टाइगर हिल्स है। तो आंटी ने तब मेरी तरफ ऐसे देख के कहा था यही है वो, कैसे चढ़ा होगा वो यहाँ पे, क्या लड़ा होगा। तो बड़ा एक वो इमोशनल सा था। बट जैसे अभी भी मैं एक हफ्ता पहले ही बटालिक से आया हूँ, वहाँ पे बटालिक वॉर मेमोरियल का एक इनागुरेशन हुआ, तो मुझे भी वहाँ जाके सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। और अभी जुलाई में महिंद्रा एंड फौजियाना ग्रुप एक कार रैली कर रहे हैं जो शुरू हो चुकी है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यस, आई एम आल्सो पार्टिसिपेटिंग। वो 3 साइड से शुरू हुई है, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से और वेस्टर्न इंडिया से। तो वो दिल्ली सारी इकट्ठी होंगी, फिर वो जम्मू आएंगी। फिर इतना लंबा टाइम मैं उनको दे ही नहीं पा रहा था, तो जम्मू से देन दराज तक लास्ट के 2-3 दिन आई एम आल्सो पार्ट ऑफ देम। तो फिर जा रहे हैं द्रास, जम्मू से कब जाएंगे? जम्मू से शायद 12-11 जुलाई के आसपास की एग्जैक्ट डेट है जब ये जाएंगे। विजय दिवस से पहले ही वापस आ? हाँ विजय, क्योंकि विजय दिवस पे जैसे कि इस बार 25 है, वहाँ पे इतनी जगह भी नहीं होती, आपने देखा छोटा सा ही है। और पॉसिबली शायद हमारे इस बार प्रधानमंत्री भी वहाँ पे आ रहे हैं फॉर द रीडलिंग, जो मैं सुनता हूँ। और फिर इतना कुछ वहाँ पे उस दिन हो नहीं पाता, तो वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई रैली पहुँच रही है, आप भी मीडिया में देख ही रहे होंगे। तो महिंद्रा और जो फौजियाना ग्रुप है, आई एम थैंकफुल कि महिंद्रा इज़ स्पॉन्सरिंग दिस, और फौजियाना इज़ ए, मैं उनके बारे में एक आपको बता ही देता हूँ। एक सर्विंग ऑफिसर की वाइफ है जो फ़ौज को लेके गिफ्ट आइटम सारी बनाते हैं, तो उन लोगों ने मुझे भी इस रैली में शामिल होने का मौका दिया। तो ये फौजियाना ग्रुप सिर्फ सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ से चलाती हैं या सिविलियन भी इसमें हैं? आई थिंक इट स्टार्टेड बाई मिसेस वीना, उनका नाम है। तो वो गिफ्ट आइटम्स बनाती हैं फौज के लेके, बाकी फौजी टाइप ऑफ मग्स फॉर एवरीवन, कुछ भी हो। तो दे इन एसोसिएशन विद महिंद्रा, ये जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, आनंद महिंद्रा सर की जो कंपनी है, तो वो ये एक कार रैली कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 दिन आई विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। विकास जी, कोई ऐसी कहानी किसी शहीद की जो आज तक आपने कहीं ज़्यादा जिसका जिक्र ना किया हो, कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ रही हो जो आप, शायद मैं आपको सवाल कुछ ऐसा शायद जो मिस कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें? ये भी मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या बोलूँ। इतनी जब आपके पास एक लेवल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो वो भी फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैं सच अगर आपसे एक बात कहूँ, पर अब जैसे आप अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं एक बात कहूँगा। हमारे जम्मू से ही थे वो, हमारे जम्मू से एक ही अधिकारी थे जो इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए, वो मेजर अजय सिंह जसरोटिया थे। 13 जैकरिफ में थे। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था तो वो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में थे। अच्छा। वो मैं जीजीएम साइंस कॉलेज में था तो वो कॉमर्स कॉलेज में थे।
और आपको पता ही है कॉमर्स कॉलेज और साइंस को एक साथ ही दीवार सी है बीच में। और हमारे उस टाइम पे 94 में 95 में उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, सब लोग क्रिकेट ही खेलते थे। तो मैंने उन्हें देखा, उनको समझो सीनियर थे हमारे, बट आर्मी से पहले आपने उनको देखा हुआ है? हाँ, जब वो एज ए 3rd ईयर स्टूडेंट थे तो मैंने उन्हें देखा। फिर वो चलो फौज में चले गए, जैकरिफ में गए। फिर तो आई वॉज नॉट दैट, कोई मैं उनका दोस्त तो नहीं था, बट एक तब बच्चे भी बड़े कम होते थे। फिर ऑल ऑफ ए सडन एक दिन ये खबर आई कि मेजर अजय सिंह जसरोटिया वीर गति को प्राप्त हुए। दैट डे आई वॉज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में था उस दिन। और जिस दिन उनका क्रीमेशन था मैं उस दिन वापस आ रहा था, लेकिन जब तक मैं वापस पहुंचता उनका क्रीमेशन हो चुका था। तो मैं मेजर अजय सिंह जसरोटिया के बारे में कुछ आपको कहना चाहूँगा, जो हम सब के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। अब ये नहीं कि वो मेरे टाइम पे थे या मैंने उनको देखा था, मेरी एफिलिएशन थी। फिर मैं उनके पिताजी से भी मिला। वो उस टाइम पे रिटायर्ड, बल्कि वो DIG BSF से IG BSF से थे, वो बाद में रिटायर हुए थे। जब मेजर अजय सिंह जसरोटिया के पार्थिव शरीर यहाँ घर पे, ये गांधीनगर में ही आया था, 8cc रोड भी है वहाँ पे जब आया था, आप यकीन करें पूरे मीडिया ने उनके दादाजी से ही बात की थी। फादर वाज ऑन द साइड। उनके दादाजी लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह, वो 1 जैकरिफ से थे, उन्होंने ही बात की। आई थिंक सब कुछ उन्होंने ही किया था। बाद में मैं जब इनके पिताजी से कुछ सालों के बाद मिला तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि मैं दिल्ली में था जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ये इंसिडेंस हो गया। तो मैं दिल्ली से जम्मू आया, फिर 1 महीना भर मैं जम्मू में ही रहा। फिर 1 महीने के बाद जब मैं वापस दिल्ली गया, अपने ऑफिस में गया, तो मेजर अजय सिंह जसरोटिया ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखी थी। वो लेटर मेरे टेबल पे पड़ी हुई थी, डाक जैसे IG साहब की आती है। तो मैंने 1 महीने के बाद वो लेटर खोल के पढ़ी जो उन्होंने मुझे लिखी थी। देन ही सेड वन थिंग कि World War I, World War II, 1947, 1962, 1965, 1971, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कश्मीर इंसर्जेंसी, पंजाब इंसर्जेंसीज, ये जितनी भी इंडिया की मॉडर्न वॉरफेयर्स हुई हैं, इन एवरी वॉर इस फैमिली का कोई ना कोई मेंबर हमेशा लड़ाई में था। अच्छा। शायद मुझे ऐसी कोई और फैमिली आज तक इंडिया में इस फैमिली का सुना नहीं है हमने कभी, था। ना ही पढ़ा किसी के। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी किल्ड इन एक्शन। अच्छा। आज तक सभी जो है लड़े हैं, मगर पहला ऐसा था जिसने शहादत पाई, मेजर अजय सिंह जसरोटिया लड़ाई से। और ये हीरानगर से थे। और फिर इनकी मम्मी ने मुझे कहा था कि जब अजय का, वैसे बोल, जब अजय ना OTA में उसका सिलेक्शन हो गया, जब वो समझो चला गया, तो इसके दादाजी ने गांव में, पूरे गांव में जाके लड्डू बांटे थे। और जब इसको 13 जैकरिफ मिली, 13 जैकरिफ पलटन में जब ये आया, तो इसे कुछ लोगों ने कहा 13 तो बड़ा अनलक्की सा नंबर होता है, जैसा ये 13। सो बट देन ही सेड कि मैं इसी को ही अपने लिए सबसे लकी बना के दिखाऊंगा। और सिर्फ 4 साल की सर्विस थी उनकी। अनफॉर्चुनेटली जब शेलिंग हुई इनकी पोस्ट पे, तो ये पूरी तरह ज़ख्मी भी हो गए थे अपने जवान्स को इवैक्यूएट करने में। इन्होंने अपने आप को इवैक्यूएट भी करने नहीं दिया। जो बाकी ज़ख्मी लोग थे उन सबको ही, अगर ये शायद अपने आप को पहले इवैक्यूएट करवा पाते तो वो भी लड़ पाते। तो यहीं पे मैं एक और छोटी सी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। इनके समझो इमीडिएट जूनियर थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो लड़ाई लड़े, और कैप्टन विक्रम बत्रा के इमीडिएट जूनियर थे कैप्टन नवीन नगप्पा। तो मैं थोड़ी सी 2 मिनट उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। कैप्टन नवीन नगप्पा जब वो EME के ऑफिसर थे, तो वो एज ए अटैचमेंट 13 जैकरिफ में सोपुर में आए, तो मेजर अजय सिंह जसरोटिया उनके कंपनी कमांडर थे। तो कैप्टन नवीन नगप्पा ने जो ज्वाइनिंग की, तो उनके जो इमीडिएट सीनियर थे वो मेजर अजय सिंह जसरोटिया थे। आप कभी नवीन नगप्पा सर से उनके बारे में पूछ रहे हो तो ही विल टेल लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट। नवीन नगप्पा अभी हैं? हाँ, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने .5410 कैप्चर किया अलॉन्ग विद कैप्टन संजीव जम्वाल, 24 घंटे में विदाउट एनी कैजुअल्टी, हमने वो फीचर जब ले लिया, जिसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का वो इंटरव्यू आया, ये दिल मांगे जब वो एक हिल पे बैठे हैं और yes, साथ में जवान थे। जी।
तो उसके बाद जो अगला असॉल्ट 13 जैकरिफ को दिया गया, दैट वाज .4875। उस 4875 पे कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ कैप्टन नवीन नगप्पा, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट असॉल्ट विद जस्ट 5-6 months ऑफ अभी सर्विंग में है नवीन नगप्पा। अब सुन लीजिए, अच्छा, 2 मिनट की कहानी है ये। अब जब ये दोनों ऑफिसर्स अपनी अपनी टीम लेके ऊपर असॉल्ट तक गए हैं, तो कैप्टन नवीन नगप्पा का एक जगह एमुनिशन खत्म हो जाता है। ओके, अब जनरली आप एमुनिशन लेने के लिए किसी जवान को नीचे भेजते हो, बिल्कुल। बट ही सेड कि मैं खुद नीचे आया। नीचे कितना आना था, समझो यहाँ से लेके 20 फुट नीचे। अच्छा, ज्यादा नीचे भी नहीं आ पाते लड़ाई में, 20 फुट बहुत ज्यादा होता है लड़ाई में। तो ये जब उस बंकर में आए जहाँ पे इन्होंने अपना Ammunition एमुनिशन रखा होगा, तो नगप्पा सर बोलते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कैप्टन विक्रम बत्रा एक जवान के साथ उस बंकर में बैठा हुआ था। अब विक्रम बत्रा इनके सीनियर थे, तो ये जाके उनको सर जय हिंद बोल के अंदर जाते हैं, एमुनिशन अपना पूरा भरते हैं। अब जब बाहर आने लगते हैं तो विक्रम बत्रा इन्हें बोलता, अरे थोड़ी देर ठहर, थोड़ी सांस वांस ले लो, फिर फाइनल असॉल्ट करते हैं। अब ये कहते हैं ठीक है, हाँ जी सर। तो तब नवीन कहते हैं कि कैप्टन बत्रा साहब इन्हें पूछते हैं कि कहाँ से हो तुम? ये सर कि सर मैं साउथ इंडिया से हूँ, सिकंदराबाद से हूँ, EME अटैचमेंट पे हूँ। तो वो कहते हैं अरे मैं पालमपुर से हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, अभी ना रिटायरमेंट होने के बाद ना मैंने स्ट्रॉबेरीज की फार्मिंग करनी है, तुम आना पालमपुर, फिर मैं तुम्हें घुमाऊंगा। अब तुमने लड़ाई लड़ ली, सब कुछ कर लिया, अब EME में वापस जाके क्या करोगे? 13 जैकरिफ में आप परमानेंटली रह लो। अब ये कहने की मैं उनको बोल रहा हूँ यस सर, यस सर। ये कुछ 10 मिनट की उनकी बात हुई। उसके बाद कैप्टन नवीन नगप्पा जब ऊपर आए हैं, वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं अगले आधे 1 घंटे में, और वो जवान और विक्रम बत्रा वो दोनों शहीद हो गए हैं। अच्छा, तो ये कहानी उन्होंने हमें तब सुनाई थी जब हम सौरव कालिया के घर गए थे। अच्छा। एक बार, और वो लगभग 20 साल के बाद पहली बार कैप्टन नवीन नगप्पा नॉर्थ आए थे। अच्छा, तो जब हम सौरव कालिया के घर गए तो कैप्टन नवीन नगप्पा और सौरव कालिया कोर्ट्समेट थे। अब ये कहानी अंकल को वो सुना रहे थे कि ये ऐसा ऐसा था। तब पहली बार सबको ये पता चला कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बात जिन 3 लोगों के बीच में हुई थी इन्होंने कभी किसी को सुनाई नहीं थी, और वो 2 लोग अब शहीद हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। फिर जब वो जम्मू में आए थे तो फिर तब मैं नवीन नगप्पा सर को आप मिला उनसे? अब मैं उनने नहीं, फिर हम उनको ये क्या बोलते हैं, ये अजय सिंह जसरोटिया के घर लेके गए थे, वो वहाँ पे भी गए थे। फिर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के घर उन्हें पालमपुर भी लेके गए थे। तब वहाँ पे अंकल आंटी नहीं थे। तो जब हम वो गेट के पास जा रहे थे, जब हम गेट के पास पहुँचे तो नवीन नगप्पा सर ने एक लाइन कही थी कि अभी प्रैक्टिकली विक्रम बत्रा को ये दरवाज़ा खोलना था और मुझे वेलकम करना था। तो कहानी फिर मैंने जहाँ से शुरू की थी, मेजर अजय सिंह जसरोटिया, उनके बारे में बड़ी कम बात होती है, हमारे जम्मू में भी बात नहीं होती। जबकि 4-5 साल पहले जब उनका बलिदान दिवस था तो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, वो NCC के कुछ बच्चे जिनको भाई ज़बरदस्ती लाया जाता है वही होता है। एक पार्क है सैनिक कॉलोनी में, उनके नाम पे उनका बहुत अच्छा स्टैचू भी लगा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि द चैरिटी जैसे बिगन्स एट होम, ऑल गुड थिंग्स बिगन एट होम। हमें वी हैव टू मेक मेजर अजय सिंह जसरोटिया a big figure, and he was वो आपको कैप्टन नवीन नगप्पा बता सकते हैं, और अगर विक्रम बत्रा आज होते तो वो भी बताते कि व्हाट ए मैन मेजर अजय सिंह जसरोटिया वाज। तो कभी अभी नवीन नगप्पा जी कहाँ हैं? अभी बेंगलोर में है। अच्छा। मैं चाहूँगा कभी आप उनका भी पॉडकास्ट लें, उनसे बात करें। आपसे आपके ज़रिए उनसे संपर्क करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ 1-2 बातें और करेंगे। एक तो कारगिल वार के बाद भी आपने सिलसिला जारी रखा शहीद परिवारों में जाने का। रिसेंटली लास्ट किस शहीद परिवार में गए और कब गए? मैं कल ही कैप्टन तुषार महाजन के घर पे था, और मैं कल ही हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह कटोच जो डोडा के हैं उनके घर पे था। आप सेना के अलावा बाकी जो फोर्सेस हैं उनके शहीदों के घर भी जाते हैं? मैं यहाँ पे एक लाइन कहूँगा, एनीवन इन यूनिफॉर्म or without uniform who has given his life for the nation, if I get an opportunity, information, I go there. फ्यूचर
आपका आगे क्या प्लान है विकास जी? कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, कुछ किताब लिखेंगे, क्या सोचा है? क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो इतनी जहन में भरी है, मतलब आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं मार्टियर्स की कहानियों का। देखो, एटलीस्ट अभी जो मेरी समझ है, अभी जो मेरी सोच है, मैं शायद किताब नहीं लिखूँगा, बट डॉक्यूमेंटेशन जो आपके साथ बात हुई, एक आपने मुझे अपना इतना कीमती टाइम और मौका दिया, दिस इज़ द टाइप ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन। और मुझे कोई भी पॉडकास्ट के लिए बोलता है या किसी, तो आई एम वेरी ओपन टू ऑल। और कई सारे राइटर्स, कई सारे ब्लॉगर्स, कई और कंटेंट क्रिएटर्स, दे कीप ऑन डिस्कसिंग विद मी। तो मेरी जितनी इनपुट होती है मैं सबको देता रहता हूँ, फिर वो अपने अपने हिसाब से उसको लिखते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट ओनली बी डन कि इफ आई विल राइट ए बुक, इवन विद योर पॉडकास्ट इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन, with someone else writing book, it's a documentation. A book by विकास मनहास, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही होना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे मेरे से भी बात होती है, या जानना भी चाहते हैं कि विकास मनहास प्रोफेशनली क्या करते हैं। लोगों को पता नहीं है आपके बारे में। नहीं, मैंने प्रोफेशनली, मैं यहाँ पे भी एक और चीज़ आपसे कहूँगा, मैंने अपनी लाइफ का कोई भी हिस्सा डिस्टर्ब नहीं किया ये सब करने के लिए। जैसे मुझे बड़े सारे लोग कहते हैं ना, दे यूज़ द लाइन, देखो इसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे दिए, मैंने नहीं दिए। दिस इज़ ए मिथ। आई एम ए फैमिली मैन, मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ है, जैसे सबका, जैसे आपका भी है, सब कुछ है। मैं एक टाइम पे पढ़ाया करता था, जैसे मैंने आपसे कहा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जम्मू में शुरू हुआ था, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। 5-6 साल मैंने पढ़ाया। फिर मैं बॉम्बे गया, फिर मैंने बॉम्बे में कुछ जो भी मैं कंपनीज़ में जॉब कर पाया, मैंने वो जॉब्स भी की। फिर मैंने जम्मू में आके एक अपना ट्रैवलिंग का बिज़नेस भी शुरू किया, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, मैं आज भी वो करता हूँ। फिर कोविड का जब टाइम आया, थोड़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स जैसे कि उस टाइम पे सारा बंद था, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक काम नया शुरू हो गया, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आई सेल ड्राई फ्रूट्स, आई सेल सैफरन, आई सेल अदर थिंग्स। तो आई डू ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, गॉड, भगवान इज़ वेरी काइंड टू मी। उसने मेरी ज़रूरत के जो मुझे पैसे चाहिए वो इतने ईज़िली और आसानी से दे देता है, और इतने कम टाइम में दे देता है कि मैं ये काम भी कर पाता हूँ। ये भगवान का एक मेरे पे बहुत बड़ा वरदान है। इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक आपकी लाइफ हो, भगवान आपकी लंबी उम्र करें, मगर इसको आप कंटिन्यू रखेंगे हमेशा? अब ये मुझे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। अब यस, मुझे इसमें कुछ रखना ही नहीं है। नो, दिस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब मेरा यही है, देयर इज नथिंग। अब इट्स नो, जैसे कहते हैं ना, वो एक टाइम के बाद आपका हर एफर्टलेस एक्शन हो जाता है। अब आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने। तो अब अगर मैं किसी फैमिली को मिलने न जाऊं, मान लो 2 दिन, या कुछ ना करूं, तो आई स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, आई स्टार्ट फीलिंग, अब शायद मुझे अपने लिए ही इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये आपकी एक नीड बन चुका है आपकी लाइफ की, आप कह सकते हो। आपका अटायर, आपका बातचीत करने का तरीका, आपकी रूटीन, सब आर्मी के साथ जुड़ी हुई सी लगती है। तो अपने आप को भी एक सोल्जर मानते हैं? अब लगता है कि मैं भी एक सैनिक ही हूँ? मैंने अपने लिए ना खुद ही एक लाइन डिवाइस की है, खुद ही मैं बोलता हूँ, आई से माई सेल्फ सोल्जर स्टोरी टेलर। सोल्जर स्टोरी टेलर, वेरी गुड। मैं घर पे जाता हूँ, किसी भी घर पे जाता हूँ, कहानी सुनता हूँ और बाहर आके कहानी सुनाता हूँ। बस कोई मेरे बारे में पूछे कि तुम कौन हो, तो आई एम ए सोल्जर स्टोरी टेलर। मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है, कहानियाँ उन्हीं की हैं। बहुत से सवाल अभी मेरे माइंड में और आ गए आपसे बात करते करते, और ऐसा लगता है कि शायद हम पूरा दिन भी बात करते रहें तो ये ख़त्म ना हो। मगर पॉडकास्ट है, काफ़ी लंबा तो हमने किया, मगर बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके साथ ये कंटिन्यू किस्सा रखूँगा और आपके साथ जुड़ा भी रहूँगा, क्योंकि एक बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ जाना मैंने आपके साथ इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया। और गूज बम्प्स भी हुए जब वो कहानी आपसे सुनाई जो कि देश के लिए प्राउड हैं, हमारे हीरोज़ की हैं, रियल लाइफ हीरोज़ की। मन करता है आपको भी सल्यूट करूं, और सल्यूट टू यू ऑल्सो, थैंक यू जो आपने किया। और एक आपके साथ शेक हैंड करके हग करने का भी मन है, क्योंकि वो सारी फील उन मार्टियर्स की आपके बीच में। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट। मैं एक बार किसी के घर गया था, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन,
जो अपने उस एरिया में बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़े रेवर्ड हैं, बड़ी उनकी, जैसे अगर मैं जम्मू की तरह कहूँ कि उनकी बड़ी चलती है वहाँ पे, एक उस तरह के, मैं किसी के घर गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उम्र में भी मेरे से बहुत बड़े, हर लिहाज में मेरे से बड़े। तो उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया था कि तुम आना ही है वो। तो मैं पहली बार जब उनके वहाँ घर गया तो उन्होंने अपने घर में कुछ अपने दोस्तों को भी, बाकी लोगों को भी बुलाया था कि विकास आ रहा है। जैसे जब मैं उनके घर पहुँचा तो जब गेट पे ही थे, उन्होंने मेरे पाँव छुए तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, बड़ा बुरा, जबकि मैं खुद से, मुझे उनके पाँव छूने थे, हर लिहाज में वो मेरे से बड़े थे। तो मैंने कहा नहीं सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं ही पूरा नीचे बैठ गया, लेट गया। तब उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी कि मैं, तुम ये मत सोच रहा कि मैं तुम्हारे पाँव छू रहा हूँ, प्लीज डोंट बी लाइक दैट। तुम 1000 लोगों के घर ये वो पाँव हैं जो उन शहीदों के घर से होते मैं वो 1000 घर तो जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो शायद एक के घर भी नहीं जा पाऊंगा। तो जितना कुछ तुम्हें ब्लेसिंग्स वहाँ मिली, जितना कुछ, मैं तो वो सब ले रहा हूँ। तो मैं, खैर वो मेरे लिए बड़ा ही एक ऑकवर्ड सा मोमेंट था। फिर मैंने कहा कि प्लीज़ आप आगे से ऐसा ना करें। तो ये भी एक मेरा लाइफ का पहलू है जो मैंने पहली बार कहीं शेयर किया। मैं आपके साथ शेक हैंड करके मिलके सिर्फ नहीं, वो जरूर। फील करना चाहता हूँ नहीं, कि वो शहीदों की चलो जो एक फ्रेग्रेंस, जो खुशबू जो आपसे मुझे आई है, वो एक अपने आप में एक बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल है। चलो, थैंक यू। भगवान आपको अच्छा रखे और आपका ये जो शो है ये खूब अच्छे से चले, आप अच्छा काम करें, समाज को अच्छी जानकारियाँ दें, और दोबारा भी कभी अगर आपको लगे कुछ कहानियाँ और सुननी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। यूँ तो विकास एक सिविलियन है, मगर जिस कदर उन्होंने हमें कारगिल वार और उनके शहीदों की कहानियाँ सुनाई, लगता है कि विकास खुद में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कारगिल वार हो गए हैं। अगर विकास आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि कारगिल के हीरोज़ के आखिरी लम्हे कैसे थे। और विकास को भी ये तब पता चला जब ये उनके परिवारों से मिले और उन ऑफिसर से मिले जिन्होंने कारगिल वार में उन शहीदों के साथ वो लड़ाई लड़ी जो आज देश के हीरो हैं। इस पॉडकास्ट में तो इतना ही, मगर हम चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट को कम से कम हर व्यूअर 5-5 व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट के दौरान अगर आपको कुछ अच्छा लगा या आपको कोई कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने हर पॉडकास्ट में बेहतरी ला पाएँ और अच्छे अच्छे गेस्ट बुला पाएँ। ये भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर लिख के बताएं कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट में किस गेस्ट को देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन गेस्ट्स को आपके साथ लाएंगे और उनकी इनसाइड स्टोरीज़ को आपके तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 पर बने रहिए। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन है। और podcast@TNR24 विद DK ज़रूर शेयर, लाइक और फॉलो करिए और देखते रहिए। जय हिंद।